नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिज़र्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी। क्योंकि बोर्ड का टाइम है, बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं तो तैयारी तो होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आज के सेगमेंट में जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है प्रोबेबिलिटी, वो ना केवल आपके बोर्ड क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वरन आपकी ज़िंदगी में भी प्रोबेबिलिटी का बहुत बड़ा योगदान है ना। मैं अक्सर करके बच्चों को समझाता हूँ कि अगर आप लोगों ने एक बार प्रोबेबिलिटी ठीक से सीख ली तो आप लोग अपने आने वाले तमाम जीवन में भी बहुत सारे डिसीजन प्रोबेबिलिटी की हेल्प से ले सकते हैं, है ना। अक्सर करके मैं एक एग्जांपल बच्चों को देता हूँ कि बच्चों, प्रोबेबिलिटी से कैसे आप लोग बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हैं, है ना। उसी में से एक मैं बताता हूँ कि जैसे आमतौर पर बच्चों को जब पढ़ाई करनी होती है ना, और वो रैंडमली बिना पढ़े कोई टेस्ट वगैरह देने चले जाते हैं, तो पन्ने पलटा कर जब वो देखते हैं तो 10 में से एक क्वेश्चन तो उनको एग्जाम में मिल ही जाता है ना। तो यहाँ पर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि आप 10th क्लास की किताब से अगर 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिल ही जाएगा। तो इस बिहाफ से अगर आप लोगों ने 100 क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 10, है ना। और अगर आप लोगों ने लगभग लगभग इस हिसाब से 400 क्वेश्चन अगर पढ़ लिए तो ऑलमोस्ट आपकी पूरी किताब कंप्लीट हो जाएगी और आप पूरा का पूरा पेपर वहां पर आसानी से कर पाएंगे। तो ये तो थी प्रोबेबिलिटी, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी आप लोगों को ठीक ठीक तरीके से समझ में आ जाए तो सही तरीके से आप लोग संभावना लगा सकते हैं, प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, है ना। आप लोग वहां पर चीजों की, घटना की होने की प्रोबेबिलिटी वहां पर निकाल सकते हैं कि किसी भी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। तो ये तो थी प्रोबेबिलिटी के यूजेज, है ना, कैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम बात कर लें कि बच्चों प्रोबेबिलिटी होती क्या है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, किसी भी घटना के होने या ना होने की प्रेडिक्शन करना, पहले से अनुमान लगाना, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में घटना या तो घटित होगी या नहीं होगी, है ना। बीच वाली कोई घटना नहीं होती कि मैच ड्रॉ हो जाएगा या सिक्का खड़ा हो जाएगा, है ना, ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती हैं, ठीक है। और ना ही कोई यहाँ पर जय वीरू वाला सिक्का होता है, ठीक है। तो चलिए छोटे छोटे से कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है, कैसे निकाली जाती है। तो बच्चों, जब कभी भी हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी जो है वो किसी भी चीज का प्रेडिक्शन है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बोला, जैसे अगर मैंने एक सिक्का उछाला तो उस पर दो संभावनाएं, है ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब मैं उसमें से भी कहूँ कि मुझे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। टोटल कंडीशंस कितनी है? दो। तो प्रोबेबिलिटी बराबर 1/2, है ना। और ऐसा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी कोई नया टॉपिक है, ऑलरेडी आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक पासा उछाला गया और उसमें से एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि पासे पर टोटल अंक जो होते हैं वो 6 होते हैं और उसमें से भी जो इवन नंबर्स होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज 3/6, दैट मीन्स इट इज 1/2। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए हमारे पास कुछ चीज़ों की जानकारी हमें होना ज़रूरी है। जैसे सिक्कों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, कॉइन के बारे में या डाइस के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी वो मानकर चलते हैं कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करते वक्त या इवन 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी करते वक्त आप लोगों को इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। नहीं भी है तो मैं हूँ आपके साथ, मैं दिलाऊंगा सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को, निश्चिंत रहें, ठीक है। लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने पहले सुन रखा है, आता है ये भी नहीं मैं कह रहा, सुन रखा है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्रोबेबिलिटी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्रोबेबिलिटी, ठीक है बच्चों। जानेंगे कुछ प्रोबेबिलिटी के बारे में महत्वपूर्ण बातें, जिसमें से सबसे पहली ही घटना क्या है, सबसे पहली ही बात क्या है कि प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव। भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, है ना। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी अभी आगे चलकर हम लोग डिस्कस करते हैं।
दूसरी बात अगर मैं लिखूं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन इन मोस्ट ऑफ द टाइम, इन मोस्ट ऑफ द टाइम, probability probability lie between lie between 0 एंड 1। बच्चों 99.9% केसेस में प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में ही होती है ना, ना तो 0 से नीचे जाती है ना ही 1 के ऊपर जाती है, तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही रहती है। केवल दो अपवाद परिस्थितियां हैं, है ना, केवल दो अपवाद परिस्थितियां हैं, है ना, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ उन दो अपवाद परिस्थितियों के बारे में। ओनली टू एक्सेप्शनल सिचुएशंस, टू exceptional situations, only two exceptional situations in which probability is exactly zero, is exactly zero and exactly one, है ना। केवल दो ही ऐसी अपवाद परिस्थितियां हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी या तो एग्जैक्टली जीरो हो जाती है या एग्जैक्टली वन हो जाती है, ठीक है, या तो एग्जैक्टली जीरो हो जाती है या एग्जैक्टली वन हो जाती है। बाकी उसके बाद की जो दोनों परिस्थितियां हैं उसमें मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी जीरो और वन के बीच में ही होती है। अब जल्दी से ये भी जान लेते हैं कि वो दो अपवाद परिस्थितियां क्या हैं, वो दो अपवाद परिस्थितियां क्या हैं। तो हैविंग इवेंट हैविंग zero probability, event having zero probability is called impossible event, है ना। जो घटना हो ही नहीं सकती है ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, अभी मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। और पांचवी प्रॉपर्टी हमने जो यहाँ पर पढ़नी है बच्चों, वो ये है इवेंट हैविंग, पांचवी प्रॉपर्टी जो मुझे यहाँ पर पढ़नी है, इवेंट हैविंग वन प्रोबेबिलिटी, event having one probability is called श्योर इवेंट, है ना। बच्चों एक नंबर के क्वेश्चन के लिए ये दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण है ना। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, है ना, ध्यान रखिएगा। ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी वन होती है ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट, है ना। तो ये दो चीजें कई बार आपके एक नंबर के क्वेश्चंस में पूछी गई हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। चलिए जरा बहुत ध्यान से हम लोग इस पर पूरा एनालिसिस करते हैं, एक, है ना, कि ये पांचों घटनाएं क्या हैं और पांचों कंडीशंस अगर आप लोगों को एक बार ठीक ठीक तरीके से समझ में आ गई तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रोबेबिलिटी को समझ पाओगे, है ना केवल यहाँ 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी, इवन अगर आप आगे भी फर्दर 11th या 10th 12th क्लास में मैथ्स ऑप्ट करते हैं तब भी ये प्रोबेबिलिटी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। और इवन मैं तो ये भी जानता हूँ बच्चों कि आप लोग जीवन पर्यंत जब तक मैथ्स का कोई एग्जाम देंगे, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे, प्रोबेबिलिटी आपके प्राण हमेशा पीने वाली है। तो प्रोबेबिलिटी को यहीं से ही बहुत अच्छा से आप लोग कर चलना। मैंने आज तक अपने जीवन में जितने भी एग्जाम्स देखे हैं जिसमें मैथ्स होते हैं, बिना प्रोबेबिलिटी के कोई भी मैथ्स का एग्जाम नहीं होता है। चलिए तो समझते हैं जरा जल्दी से ध्यान से कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, दरअसल प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं हम लोग। तो बच्चों मन के सच्चों, प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। मैं इनको जरा थोड़ा सा साइड में कर लूं क्या,
हालांकि वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको तो मैं हटा भी दूँ। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना। बहुत इत्मीनान से हम लोग चीज़ों को समझेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक, तो मैं ज़रा इसको भी उठाकर ऊपर ले लूँ, थोड़ी सी जगह मुझे मिल जाए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बराबर बच्चों नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब ये आउटकम्स क्या है, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मैं कॉइन की बात कर लूँ, है ना, अगर मैं आप लोगों से कॉइन की बात कर लूँ, तो एक कॉइन को टॉस करने पर टोटल कंडीशन दो बनती है, या तो हेड या टेल। अगर मैं डाइस की बात कर लूँ बच्चों, तो एक डाइस को उछाले जाने पर टोटल कंडीशन 1 2 3 4 5 6 ये बनती है। तो आउटकम का मतलब ही यही है कि जब कभी भी हम लोग किसी भी इवेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उससे जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं आउटकम्स, है ना। तो बच्चों जितनी भी टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी उसको हम लोग बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं, यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, उसकी अगर हम बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। और इन्हीं फेवरेबल और टोटल नंबर आउटकम्स का जो रेशो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। चलिए एक बात एग्जांपल लेकर समझते हैं कि यदि अगर मैंने एक सिक्का उछाला तो उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, अब भैया हेड तो एक ही बार है ना, ये हो गया 1, और टोटल कंडीशन कितनी है 2, तो ये हो गया हमारे पास 1/2। इसी तरीके से जब अगर हम डाइस की बात कर लें बच्चों, तो डाइस को फेंकने पर उस पर प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना। तो अब प्राइम नंबर तो आप लोग समझते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो भैया पासे के केस में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5 है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, ओ क्या कर रहा हूं मैं, 3, 3/6, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 1/2। चलिए अब यहाँ से इसके बखेड़े उधेड़ना चालू करते हैं हम लोग, और इन्हीं सारी चीज़ों से समझेंगे कि ये सारे पॉइंट्स कैसे आते हैं, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ज़रा बहुत ध्यान से समझिए। दरअसल प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो आता तो एक फ्रैक्शन ही है ना। आप देख रहे हैं कि छोटा सा एक फ्रैक्शन ही बड़े से बड़े प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन का आंसर होता है। तो इस फ्रैक्शन में है क्या, अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ, इसी को मैं ले लूँ, इसी को ले लूँ मैं, तो ये क्या है बच्चों, न्यूमरेटर, है ना, और ये क्या है डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और न्यूमरेटर में क्या है फेवरेबल आउटकम्स। तो बच्चों जरा बहुत ध्यान से समझो, क्या किसी भी घटना में जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो जीरो से नीचे हो सकते हैं क्या। जैसे मैं बोलूं आपसे कि मैंने एक पासा उछाला, उस पर -1 आ जाए, अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसा होगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम जो है, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी बात कर लें हम लोग, तो कभी भी जीरो से नीचे वो नहीं जाने वाले, और जीरो से नीचे नहीं जाएंगे तो भैया प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। क्लियर, पहली बात प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अगर आप लोग आंसर में प्रोबेबिलिटी नेगेटिव लिख रहे हो तो आपके एग्जामिनर को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो उठाकर काट देगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अब देखो बच्चों कि जब कभी भी हम किसी भी फ्रैक्शन की बात करते हैं ना, किसी भी फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी तभी आ सकती है जब उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। आ रही है बात समझ में। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लूँ, यहाँ पर मैंने लिख लिया 5/6, है ना, तो भैया इसकी वैल्यू तो कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं कहीं ऐसा लिख लूँ 6/5, है ना, तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी। यानी कि किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी आने के लिए उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जो कि प्रोबेबिलिटी में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कभी भी फेवरेबल आउटकम टोटल से ज्यादा हो सकता है क्या। मैं बोलूं कि मैंने एक पासा उछाला, उस पर 7 नंबर आ जाए, अरे भैया कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है वो कभी भी टोटल से बड़ा पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाती है। तो भैया प्रोबेबिलिटी जाएगी कहाँ, है ना। तो अब मैं अगर यहाँ पर बात कर लूँ आपसे कि प्रोबेबिलिटी 0 से नीचे नहीं जाती, 1 से ऊपर नहीं जाती, तो अधिकांशतः प्रोबेबिलिटी कहाँ रहती है
0 और 1 के बीच में। मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से नीचे नहीं जाएगी। 0 से नीचे ना जाने का मतलब क्या है कि वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाएगी। इसका मतलब दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा कि अधिकांशतः 99.9% केसेस में प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही होती है। दो अपवाद केसेस है ना, जहां पर प्रोबेबिलिटी या तो एग्जैक्टली 0 हो जाती है या एग्जैक्टली 1 हो जाती है। वो कहां पर होती है, तो इसको जरा ध्यान से समझते हैं हम लोग। अभी अगर मैंने कहा आपसे, है ना, कि मैंने एक पासा उछाला, उस पर 6 से बड़ा नंबर आ जाए, अरे भैया कैसे आएगा, है ना। तो टोटल कंडीशन तो 6, पासे को उछाले जाने पर टोटल कंडीशन 6, और 6 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं होता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 0। और जब कभी भी किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 0 आएगा तो आंसर क्या आएगा, 0। तो जब 6 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं होता है तो ये घटना कैसी हुई, इम्पॉसिबल इवेंट ना। यानी कि जो घटना कभी हो ही नहीं सकती है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये भी मैंने बात कर लिया। दो कंडीशन जहां पर प्रोबेबिलिटी या तो एग्जैक्टली 0 होती है या एग्जैक्टली 1 होती है। अब 0 कहां पर होती है, तो वो भी मैंने आपको बताया, जहां कहीं भी फेवरेबल आउटकम्स हैं ही नहीं, यानी कि न्यूमरेटर क्या है, 0 है। ऐसी स्थिति में प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और उनका उस ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है बात, अरे क्लियर है क्या, जल्दी से बता दो। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है मेरे पास। अब मैंने कहा कि मैंने एक घोड़े की रेस में एक घोड़ा दौड़ा दिया, है ना, एक घोड़े की रेस में एक घोड़ा दौड़ा दिया। अबे भैया वही जीतेगा ना, जब एक ही अकेला दौड़ रहा है तो वही फर्स्ट आएगा, कह दो जरा जल्दी से, वही फर्स्ट आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक ही घोड़ा दौड़ रहा था, तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम भी 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी 1। तो प्रोबेबिलिटी 1 कब आती है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, है ना। यानी कि फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जब कभी भी बराबर होंगे, तब ऐसी सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी का होना 100% तय है। यानी कि जिस घटना का होना तय है ना, होना ही पड़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। और ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, श्योर इवेंट। चलिए एक और एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे मैंने एक पासा फेंका, एक पासा फेंका, है ना, और उस पर 7 से छोटा नंबर आ जाए, अरे भैया सारे नंबर तो 1 2 3 4 5 6 ही हैं, सारे नंबर 7 से छोटे हैं। पासा फेंकेगा तो जो भी नंबर आएगा वो 7 से छोटा ही होगा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन जिसका होना 100% तय है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और ऐसे इवेंट को हम लोग कहते हैं श्योर इवेंट। तो इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है पूरी प्रोबेबिलिटी, है ना। यही पूरा चैप्टर उसमें हम लोग पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें और डिस्कस कर लेते हैं, फिर बढ़ेंगे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, है ना। क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए कुछ घटनाओं के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, जिनका जिक्र लगातार क्वेश्चनों में होना है। उन्हीं में से पहला है हमारे पास कॉइन, जिसकी बराबर जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। दूसरा है हमारे पास डाइस, और तीसरा है बच्चों प्लेइंग कार्ड्स, है ना। अरे ताश के पत्ते, वो जो गांव में होटलों पर बैठकर खेले जाते हैं, हाँ जी वही प्लेइंग कार्ड, है ना। ठीक है, तो कॉइन की बात कर लें बच्चों, तो आप लोगों को मालूम है कि जब कभी भी एक कॉइन थ्रो किया जाएगा तो टोटल कंडीशन 2 होती है ना। दो कंडीशंस कौन सी, या तो हेड या फिर टेल, है ना। यदि अगर इसी तरीके से दो कॉइन एक साथ उछाले गए तो टोटल कंडीशन 4 होंगी। कैसे, हेड हेड, या तो दोनों पर हेड हेड होगा, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल होगा, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड होगा, या दोनों पर ही टेल होगा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों जब 3 सिक्के उछाले जाएंगे तो टोटल कंडीशन 8 होंगी, और ये 8 कंडीशन कुछ इस तरीके से होती हैं, हेड 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 टेल 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 टेल, हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये रही टोटल 8 कंडीशंस। ठीक है, ये रही टोटल 8 कंडीशंस। इसी तरीके से बच्चों अगर सिक्कों की संख्या 4 कर दी जाए तो 2 की पावर बढ़ती जाएगी, और इसी तरीके से वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी। ठीक है, ये तो थी हमारे पास सिक्कों की बात। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं डाइस के बारे में, बात कर लेते हैं हम लोग डाइस के बारे में। तो बच्चों जब कभी भी एक डाइस फेंका जाएगा
तो टोटल कंडीशन बनती है 6 की पावर 1 यानी कि 6, और ये 6 कंडीशन क्या होती है, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से जब दो पासे एक साथ फेंके जाएं तो टोटल कंडीशन बनती है बच्चों 36, है ना। अब ये 36 कंडीशन कैसे बनेंगी, अक्सर करके बच्चे कहते हैं कि जब दो पासे फेंके जाएंगे तो 12 कंडीशंस बनेगी। नहीं बच्चों, दो पासे फेंके जाने पर टोटल कंडीशन जो बनेगी वो 36 होंगी। कैसे बनेंगी, या तो 1 1 होगा, या 1 2 होगा, या 1 3 होगा, या 1 4 होगा, या 1 5 होगा, या 1 6 होगा। इसी तरीके से या तो 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा, चलते चलते ये 2 6 तक कहानी। यही कहानी चलते चलते 6 1 से लेकर 2 से लेकर कहाँ तक जाएगी, 6 तक जाएगी। क्लियर है ये बात। तो कैसे हम लोग ये 36 कंडीशन बनाते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं बोल दूं आपसे कि 3 पास एक साथ थ्रो किए गए, तो 3 पास एक साथ थ्रो किए गए तो 6 की पावर 3 यानी कि 216 कंडीशंस यहाँ पर बनेंगी। ठीक है क्या, इतनी बात क्लियर सभी को। तो बता दूं क्या एक और महत्वपूर्ण बात, जल्दी से बताओ, बता दूं क्या एक और महत्वपूर्ण बात। तो चलिए देख लीजिए जरा जल्दी से। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। प्लेइंग कार्ड्स ना, जिन्हें हम लोग कहते हैं ताश के पत्ते। तो टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं बच्चों, टोटल कार्ड्स जो होते हैं ये होते हैं 52। और ये जो 52 कार्ड्स है ना बच्चों, ये 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं, है ना। ये 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक, अब ये 4 सूट्स क्या होते हैं तो देख लीजिए जरा। ये होता है पहला ऐसा, ठीक, ये देन इसको रेड बना लेते हैं, है ना, इसको रेड बना लेते हैं। ये दोनों रेड होते हैं, हालांकि ये दोनों ब्लैक होते हैं, लेकिन ब्लैक यहाँ बनाते तो दिखते नहीं। ठीक है बच्चों, इनका नाम भी जानना जरूरी है। ऐसा नहीं जैसा हमारे गांव में बोलते हैं, है ना, ये काला पान चिड़ी, ऐसा वैसा नहीं बोलना है ना। इसके प्रॉपर नाम है, ये है स्पेड, है ना, ये है क्लब, ये डायमंड, और ये है बच्चों, हाँ इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना आजकल की जनरेशन को। ठीक है, ये है हार्ट। तो बच्चों ये जो दोनों कार्ड्स होते हैं, है ना, ये जो दोनों सूट होते हैं और ये जो दोनों सूट होते हैं, है ना, ये ब्लैक होते हैं, ये ब्लैक होता है, और ये दोनों रेड होता है। हर सूट के अंदर 13-13 पत्ते होते हैं। कौन कौन से, अगर हम बात कर लें, शुरुआत होती है एस से, एस यानी इक्का, देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन और किंग। हर सूट के अंदर ये 13-13 पत्ते होते हैं। तो टोटल पत्ते जो हुए वो कितने हुए, 13 इंटू 4 यानी कि 52। इसमें से हमारे पास ब्लैक कार्ड कितने हैं, अगर मैं बात करूं आप लोगों से ब्लैक कार्ड की, तो ब्लैक कार्ड जो है बच्चों वो कितने होते हैं हमारे पास, 13 इंटू 2 यानी कि 26। रेड कार्ड कितने होते हैं, रेड कार्ड भी 13 इंटू 2 यानी कि 26। और ये जो बच्चों नीचे वाला जो ग्रुप है ना, जैक क्वीन किंग वाला, इसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड, है ना। और ये हर सूट के अंदर 3-3 होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हुए हमारे पास, टोटल फेस कार्ड जो है वो हुए 3 इंटू 4 यानी कि 12 कार्ड्स। तो ये तो थी बच्चों पत्तों की कहानी, है ना। अभी मुझे एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करना है आप लोगों से, एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करना है आप लोगों से, देन फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे, है ना। वो है एटलीस्ट और एटमैक्स का, एटलीस्ट एंड एटमैक्स कॉन्सेप्ट, एटलीस्ट और एटमैक्स कॉन्सेप्ट। यूं तो आमतौर पर आप लोगों ने ये शब्द कईयों बार सुना होगा, बोला होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी में इसके मायने थोड़े से अलग होते हैं, है ना।
कैसे होते हैं, एक क्वेश्चन लेकर हम लोग बात करते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा बच्चों कि मैंने दो सिक्के एक साथ उछाले या तीन सिक्के एक साथ उछाले, तो उस पर कम से कम दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? एक बार अंग्रेजी में बोलूं क्या? इफ वी थ्रो थ्री कॉइन्स साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू हेड? है ना? अब आप लोग कहेंगे कि सर एटलीस्ट का मतलब कम से कम होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के केस में कम से कम का मतलब थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब क्या होता है, तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ गए मेले में, है ना? और आपके घर वालों ने दिए आपको 100 रुपये और बोला कि कम से कम 50 रुपये खर्च करना। तो यहाँ पर कम से कम 50 का मतलब ये था कि कम से कम 50 तो करना ही करना है, उसमें 60 भी इंक्लूड था, है ना? आप चाहते थे तो 60 भी कर सकते थे, मिनिमम लिमिट आपकी 50 खर्च करने की थी, उससे ऊपर तो आप लोग कर सकते थे, 70 भी कर सकते थे, 80 भी कर सकते थे और इवन पूरे 100 रुपये भी खर्च कर सकते थे। तो यहाँ पर बच्चों जब कभी भी एटलीस्ट की बात हो तो हमें दी गई लिमिट से लेकर कहाँ तक जाने की आज़ादी है? मैक्सिमम तक, है ना? कम से कम के केस में जो लिमिट दी गई है वहां से लेकर कहाँ तक? मैक्सिमम तक। अब अगर इसका उल्टा कर दो कि अगर घर वालों ने बोला होता कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये ही खर्च करने हैं, है ना? 50 से अगर एक 51 भी हुआ तो गाल लाल कर देंगे तुम्हारे। ठीक है, तो आपके उनका कहने का मतलब ये था कि जब अगर आपको कुछ समझ में आ जाए तो आप 50 रुपये तक खर्च कर सकते हो, नहीं तो अगर आपका काम 40 में चल जाए तो अच्छी बात है, 30 में चल जाए तो और अच्छी बात है, 20 में चल जाए तो मज़ा ही आ जाए और पूरा 100 का नोट लाकर भी घर पर वापस कर दो तो मज़े ही मज़े, है ना? तो इस केस में एट मैक्स के केस में आपकी कंडीशन क्या थी कि आपको दी गई लिमिट से लेकर कहाँ तक इंक्लूड करना था? 0 तक। पूरा घर पर 100 का नोट ले जाकर वापस करना भी तो इंक्लूड था उसमें, यानी कि 0 खर्चा भी इंक्लूड था। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पर आप लोगों से कहा कि इफ वी थ्रो 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड? तो सबसे पहली चीज तो मैं ये बना लूं कि जब मैंने 3 सिक्के एक साथ उछाले, टॉसिंग टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, ठीक है? तो टोटल कंडीशंस जो बनेंगी बच्चों वो ये हैं, टोटल कंडीशंस जो बनेंगी वो ये हैं। ये ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड, तो एक चीज तो क्लियर है, जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड की, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल कंडीशंस तो 8 है, ये तो तय है। अब कम से कम 2 हेड, तो सबसे पहले तो 2 हेड देख लो कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन 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 फिर से एक बात आप लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश करूं, जब बोला गया कम से कम 2 हेड, 3 वाली कंडीशन भी तो इंक्लूड होगी, 3 वाली कंडीशन भी तो इंक्लूड होगी, तो आंसर होगा 4/8, कितना हो जाएगा? 1/2। अभी भी जिनको नहीं समझ में आया तो फिर से बताता हूँ एक नया उदाहरण देकर। सपोज मान लीजिए कि स्कूल में कोई एक कंपटीशन है और कंपटीशन की कंडीशन ये है कि उसमें वही बच्चा पार्टिसिपेट करेगा जिसके कम से कम 60% हो। आ रही है बात समझ में? अगर उन्होंने ऐसी कंडीशन अप्लाई करी कि कम से कम 60% हो, तो क्या 65 वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा? अरे करेगा। 70 वाला नहीं करेगा? करेगा। 80 वाला भी करेगा, 90 वाला भी करेगा, 100 वाला भी करेगा। यहाँ पर भी जब बात हुई कि कम से कम 2 हेड, ये 3 वाला भी इंक्लूड होगा उसमें, है ना? तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं, जब कभी भी आप लोग इसे देख रहे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए कि यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, है ना, कि यहाँ पर एट मैक्स 2 हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एट मैक्स 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है,
क्लियर है बात? एट मैक्स टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा और मैं बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतजार करूँ। ठीक है बात? क्लियर है? तो एटलीस्ट और एटमैक्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया। कॉइन डाइस कार्ड की बात मैंने आपको समझाई, प्रोबेबिलिटी के फैक्ट्स आप लोगों को बताए और अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ, है ना? तो जल्दी से मैं ज़रा थोड़ा सा एक पानी का ब्रेक ले लूँ और फिर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की तरफ, है ना? तब तक आप लोग सारे सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार फटाफट से एक क्विक रिव्यू देख लीजिए, है ना? मैं करवा दूंगा एक बार रिवीजन इसका। हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है ना? तो प्रोबेबिलिटी यानी प्रेडिक्शन, किसी भी चीज़ की संभावना। प्रोबेबिलिटी ना केवल आपके 10th क्लास का मैथ्स का एग्जाम पास करने के लिए काफ़ी है, वरन आगे आने वाली लाइफ के जितने भी मैथमेटिक्स हैं सभी का पार्ट प्रोबेबिलिटी है। और उसके बाद भी आपके दैनिक जीवन में भी प्रोबेबिलिटी आपको अपने निर्णय लेने के लिए बहुत काम करती है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, अधिकांशतः वह 0 और 1 के बीच में होती है। दो अपवाद परिस्थितियां होती है जहां पर प्रोबेबिलिटी या तो एग्जैक्टली 0 या एग्जैक्टली 1 हो जाती है। घटनाएं जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उनको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, घटनाएं जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसको इम्पॉसिबल इवेंट श्योर इवेंट बोलते हैं। और प्रोबेबिलिटी बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं। और आउटकम्स का मतलब होता है किसी भी घटना से बनने वाली कुल परिस्थितियां। ठीक है? प्रोबेबिलिटी आमतौर पर एक फ्रैक्शन होता है जिसका आंसर जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हमें मिल जाता है। अगली चीज हमने देखी कि कॉइन क्या, कॉइन से किन किन तरीके की कंडीशंस बनती हैं, डाइस से किस किस तरीके की कंडीशंस बनती हैं, प्लेइंग कार्ड से किस किस तरीके की कंडीशंस बनती हैं। हमने कार्ड के बारे में देखा कि कार्ड के अंदर टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जो 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। सब हर सूट के अंदर 13-13 पत्ते होते हैं, एस से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन एंड किंग। और टोटल ब्लैक कार्ड जो होते हैं वो 26, टोटल रेड कार्ड जो होते हैं वो 26 और टोटल फेस कार्ड जो होते हैं वो भी 12 होते हैं। ठीक है? हर सूट के अंदर 3-3 फेस कार्ड होते हैं। अब अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो क्वेश्चन कर लें क्या? अब अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो क्वेश्चन कर लें क्या? चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? चलिए पहला क्वेश्चन ही हमारे पास कार्ड से है। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड। ठीक है? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है। ठीक है? और यहाँ पर वो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इसकी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड, है ना? क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड कैसा होता है? ऐसा। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ बच्चों। तो बच्चों टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52, है ना? और क्वीन ऑफ डायमंड तो एक ही होती है ना, एक ही होती है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/52। अरे यही है इसका आंसर। ठीक है? तो एक बार आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो चुटकियों में आंसर निकलता है। ठीक है? क्लियर है बात? और मैं उम्मीद करूं कि हमने सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ ली हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। हरप्रीत टॉसेस 2 कॉइन साइमल्टेनियसली, है ना? उसने 2 सिक्के एक साथ उछाले। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी गॉट एटलीस्ट वन हेड? एटलीस्ट वन हेड। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जरा जल्दी से। अगर उसने 2 सिक्के उछाले तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स जो होंगे बच्चों वो होंगे हमारे पास, या तो हेड हेड होगा या तो दोनों पर हेड होगा
या फिर हेड टेल होगा, या फिर टेल हेड होगा, या फिर दोनों पर ही टेल होगा। ठीक है, या फिर दोनों पर ही टेल होगा। अब उन्होंने कहा है कि भैया टोटल कंडीशंस तो हमारे पास 4 बनेंगे, ये तो तय है। अब उस पर एटलीस्ट कम से कम एक हेड हो, एक हेड यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। प्रोबेबिलिटी कितनी? 3/4। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब कभी भी वो कम से कम एक हेड की बात कर रहे हैं, एक हेड तो होंगे होंगे, साथ में 2 वाले भी इंक्लूड होंगे। ठीक उसी तरीके से जैसा मैंने आपको बताया कि कम से कम 60 वाले, तो 60 के ऊपर वाले भी उसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये है इसका आंसर। अब फटाफट इनके क्वेश्चंस हम लोग करते जाएंगे, और मैथ्स में भी अमूमन होता भी यही है। आमतौर पर बच्चों में आप लोगों से बहुत इत्मीनान से एक बात मैं समझाऊं, आप लोग दुनिया जहान में कहीं पर भी मैथ्स पढ़ रहे हो, किसी से भी मैथ्स पढ़ रहे हो, 2-3 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना कि जब कभी भी आप लोग कोई भी टॉपिक स्टार्ट हो रहा हो, तो सबसे पहले उस टॉपिक का जो मतलब है, उसका नाम का जो मतलब है, वो अपने टीचर से समझें। ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है वो आप लोग समझें, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं वो आप लोग समझें, और फिर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझें, देन उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। तो मैथ्स का एक अपना अलग ही मज़ा होता है। ठीक है, आमतौर पर होता क्या है, उसमें बच्चों की गलती मैं नहीं मानता, टीचरों की गलती होती है, लेकिन बच्चों की जिज्ञासा भी उस वक्त मरी होती है जब टीचर उनको सीधे आकर बोर्ड पर फॉर्मूले लिखता है और बच्चों से बोलता है कि चलो अब क्वेश्चंस करेंगे, इन फॉर्मूलों को याद कर लेना, क्वेश्चन में अप्लाई करना और सीधे आंसर लेकर आना। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि बच्चा वो पर्टिकुलर क्वेश्चन तो कर लेता है जो टीचर ने उसे कराया है, एक आध क्वेश्चन अगर इधर उधर घूम फिर कर आ जाए तो बहुत बेचारा उलझ जाता है ना। तो हमेशा मेरी एक रिकमेंडेशन है आप लोगों से, जब कभी भी आप लोग जहाँ कहीं पर भी किसी से भी मैथ्स पढ़ रहे हो, तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर करना, तब आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? One card is drawn from a well shuffled deck of 52 card. Find the probability of getting a king of red color. है ना, चलिए करते जाते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? किंग ऑफ रेड कलर। तो भैया टोटल पत्ते तो किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो टोटल पत्ते तो भैया 52 ही रहेंगे हमारे पास। अब रेड कलर का किंग कितना होगा? 2 होंगे ना, एक डायमंड का और एक हार्ट का। प्रोबेबिलिटी कितनी? 2/52, या फिर आप लोग इसको 1/20 देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है अ फेस कार्ड, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड। तो टोटल पत्ते तो 52 ही रहेंगे। अब फेस कार्ड कितने होते हैं? जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग, ये होते हैं फेस कार्ड, और ये हर सूट के अंदर होते हैं, यानी कि 4 सूट्स हैं, 4 सूट्स के अंदर 3-3 फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड 4 × 3 यानी कि 12। 12/52 कट शॉर्ट कर लें तो 6/26, या फिर 3/26 का हाफ 3/13। पहले का आंसर 1/26, दूसरे का आंसर 3/13। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है? अ रेड फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, है ना, अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, है ना। चलिए देखिए जरा, लाल चेहरे वाले पत्ते की प्रायिकता क्या होगी? लाल चेहरे वाले पत्ते जो होते हैं फेस कार्ड, वो 3 डायमंड के और 3 हार्ट के, यानी कि टोटल 6, और टोटल कार्ड 52। कट शॉर्ट कर ले तो 2 3 ज़ा 6, 226 टाइम्स 50। ये थर्ड वाले का आंसर। आ रही है बात समझ? अरे जल्दी से बताओ, आ रही है क्या बात समझ में? चलिए तो देखिए फिर जरा चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या बोला गया? जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट, है ना, जैक ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट का मतलब होता है गुल्लू, है ना, गुलाम जिसे कहते हैं। ठीक, तो हार्ट के अंदर एक ही जैक होता है, और टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। यही इसका आंसर है। जैक ऑफ हार्ट की प्रोबेबिलिटी 1/52। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? तो क्वीन ऑफ डायमंड एक ही तो होती है, डायमंड के अंदर एक ही क्वीन होती है, तो 1/52 इसका। मजे ही मजे हैं। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आप लोग आराम से करते हैं ना। क्वेश्चंस इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक,
है ना। एक बार क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के ठीक से क्लियर हैं, क्वेश्चंस आप लोगों को केक की तरह लगता है ना। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या है। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? One of the most important question from the board class point of view, है ना। और वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि क्यों भैया किसी भी गेम में किसी भी टीम को पहले मौका देने के लिए टॉस के लिए कॉइन का ही यूज क्यों किया जाता है। कॉइन का ही यूज क्यों किया जाता है ना। अब अपन लोग जब छोटे थे तो कुछ भी पाउच वाउच उड़ाकर या किसी पत्थर पर कुछ उल्टा सीधा करके टॉस कर लेते थे, लेकिन बड़े बड़े मैचों में ऐसा नहीं होता है ना। वहां पर एक फेयर कॉइन लिया जाता है, और ऐसा क्यों लिया जाता है उसके पीछे स्पष्ट सा रीजन है, क्योंकि उस पर दोनों ही पहलू आने के चांसेस बराबर होते हैं, है ना। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। वो ये जय वीरू वाला सिक्का तो नहीं है कि दोनों तरफ हेड ही आएगा या हेड हेड ज्यादा आएगा या टेल टेल ज्यादा आएगा, ऐसा नहीं होता है। किसी भी सिक्के में दोनों पहलू आने की संभावनाएं बराबर होती हैं, इसीलिए सिक्के को लिया जाता है। और जहां कहीं पर भी बच्चों ऐसी संभावनाएं होती हैं कि घटना दोनों ही प्रकार से आने की संभावनाएं बराबर होती हैं, ऐसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, है ना। उससे जो आने वाली घटनाएं हैं या उससे आने वाली जो भी संभावनाएं हैं उनको हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, है ना। चलिए तो मैं यहाँ पर इस बात को बहुत सुंदर तरीके से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game because the outcomes from the coin because the outcomes from the coins are equally likely। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है, क्योंकि उससे आने वाला हेड और टेल आने की संभावना बराबर होती है, और इसी बात को हम लोग मेंशन करते हैं किससे, इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली। ठीक है, इसीलिए कॉइन का यूज किया जाता है। इतनी सी बात आपको लिखना है, 1-2 मार्क्स में कई बार ये एग्जाम में आ गया है। ठीक है, बढ़ जाएं क्या अगले क्वेश्चन पर। डिफाइन इम्पॉसिबल इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो भैया इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। इम्पॉसिबल इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं जो कभी हो ही नहीं सकते हैं, और उनकी प्रोबेबिलिटी कहीं होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, लिख दूं क्या। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट को क्या लिखूं, जो कभी हो ही नहीं सकते हैं, विच कैन बी, विच कैन नेवर बी हैपेंड, विच कैन नेवर बी हैपेंड, है ना। जो कभी नहीं हो सकते हैं, विच कैन नेवर बी हैपेंड, है ना। और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी बात करूं इम्पॉसिबल इवेंट की, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो बच्चों ये होती है जीरो। क्या होती है, जीरो। ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads and 3 tails, and losses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. चलिए देखिए सर, बहुत ध्यान से समझ, बहुत ध्यान से, है ना। प्रोबेबिलिटी के अंदर एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं एक सिक्के को 3 बार उछालूं या 3 सिक्कों को एक साथ उछालूं, दोनों का मतलब एक ही है। यही बात समझ, है ना। मैं एक सिक्के को 3 बार उछालूं या 3 सिक्कों को एक साथ उछालूं, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे वो सेम ही होंगे और इक्वल भी होंगे, है ना। उनकी संख्या भी बराबर होगी और उनकी पॉसिबिलिटीज भी बराबर होगी। तो यदि अगर सपोज मान लीजिए कि पॉसिबिलिटीज, टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, टोटल या आउटकम्स लिख लेता हूं मैं इसे,
टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? ठीक है, या तो जब 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं फिर वही कंडीशंस बनेंगी, तरीके से ये रही टोटल पॉसिबिलिटीज। ठीक, अब वो ये कह रहे हैं कि वो उनके बीच में एक गेम चल रहा है और हनीफ तभी जीतेगा जब तीनों सिक्कों पर एक जैसी वैल्यू होगी, या तो तीनों पर हेड होगा या तीनों पर टेल होगा। तो देख लेते हैं भैया हनीफ जीतेगा कहाँ कहाँ पर, है ना। हनीफ जो है वो तीनों हेड पर जीतेगा या फिर तीनों टेल पर जीतेगा। यहाँ पर हनीफ जीत सकता है, हनीफ win, है ना। यहाँ पर भी हनीफ जीतेगा। अब बाकी बची 6 कंडीशन जो है वहां पर हनीफ हारेगा। तो उन्होंने हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी पूछी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ हनीफ, है ना। या फिर अपन इसको ऐसे लिखें अच्छी भाषा में, हनीफ्स लॉस, है ना। हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी, हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी हो जाएगी? फेवरेबल कंडीशन 6 और टोटल कंडीशन 8। हारने वाली कंडीशन कितनी है? इन सब में तो हारेगा ना, इन सब में तो हारेगा। जब तीनों पर सेम होंगे तभी जीतेगा। तो हारने की प्रोबेबिलिटी 6/8 यानी कि 3/, ये इसका क्लियर है क्या? जल्दी से देखें, समझें, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो लीजिए, अदरवाइज हम बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन पर। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक, तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at a random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. अब उन्होंने कहा कि 12 डिफेक्टिव पेन 132 अच्छे पेनों के साथ मिला दिए गए, है ना। यानी कि 132 गुड पेन थे, है ना। इनके साथ 112, सॉरी 12 डिफेक्टिव पेन मिला दिए गए, 12 डिफेक्टिव पेन मिला दिए गए। भैया अब टोटल पेन कितने हो गए? टोटल पेन हो गए 132 + 12 यानी कि 144। टोटल पेन कितने हो गए? 144। अब उन्होंने रैंडमली एक पेन इसमें से निकाला। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। और उसका अच्छा हो जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? उसके अच्छे हो जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो अच्छे पेन कितने थे? 132। टोटल कितने हो गए? 144। यही इसका आंसर है ना। अब आप चाहो तो इसको कट शॉर्ट कर लो। कट शॉर्ट करोगे तो यहाँ पर बचेगा 2 6 12, 2 6 12, 272। फिर इसको कट कर लो तो 33/36, है ना। फिर भी ये कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पर 11, यहाँ पर 12, इसका आंसर। क्लियर? एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से ये बात क्लियर सभी को। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। From a pack of 52 card, a card is drawn at a random. Find the probability of getting a face card, है ना। हमें ये मालूम है कि टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं बच्चों? टोटल फेस कार्ड क्या होते हैं? तो टोटल फेस कार्ड जो होते हैं बच्चों वो होते हैं 12, है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड बराबर 12/52। कैंसिल करें इसको तो यहाँ पर बचेगा 6/26 या फिर 3/13। अच्छा, किसी बच्चे को फेस कार्ड नहीं मालूम है तो एक बार फिर से बता देता हूँ। हर सूट के अंदर 3 3 फेस कार्ड होते हैं ना।
और ये फेस कार्ड क्या होते हैं? गुलाम, बेगम, बादशाह, है ना? क्या होते हैं? जैक, क्वीन और किंग। क्या होते हैं? गुलाम, बेगम और बादशाह। और ये तीन तीन पत्ते इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं। तो इस हिसाब से टोटल 3 × 4 यानी कि टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। क्लियर है ये बात? जल्दी से बता दें। इतनी बात अगर सभी की क्लियर है तो बढ़ जाता हूँ फिर मैं अगले क्वेश्चन पर। अ die is thrown, what is the find the probability of getting, है ना? अब प्रोम नंबर, अरे प्रोम नहीं प्राइम होगा यार, है ना? पहले तो अट्टे सही कर लो, प्राइम नंबर है, ठीक है। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड एन ऑड नंबर। तो सबसे पहले तो भैया टोटल कंडीशन निकाल लो। टोटल कंडीशन, एक पासे को फेंकने पर जो बनेंगी वो होती हैं 1 2 3 4 5 6, है ना? अब पहले ही उसमें पूछा गया है कि प्राइम नंबर, तो बच्चों प्राइम नंबर क्या है? 2 3 और 5। एक मज़े की बात बता दूं क्या? एक अच्छी बात बता दूं क्या? तो सबसे पहले प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद अपने आप से डिवाइड होते हैं। और सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है बच्चों वो 2 है, और 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, ठीक है? पूरे गणित के इतिहास में केवल एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, वो क्या है? 2, और 2 ही सबसे छोटा प्राइम नंबर, ठीक है? तो उन्होंने हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर पूछी थी, है ना? एक पासा फेंकने पर प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? 3/6 यानी कि 1/2। ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर होंगे? 3 4 5, है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 ये हो जाएगा 3/6, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? 1/2। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं पासे में? ऑड नंबर कौन कौन से हैं पासे में? 1 3 और 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर जो है वो कितना हो जाएगा? 3/6, यानी कि ये 1/2। क्लियर ये बात सभी को? जल्दी से बता दें ये बात क्लियर सभी को? तो बढ़ जाऊं फिर मैं अगले क्वेश्चन पर, बढ़ जाऊं मैं अगले क्वेश्चन पर। In the meanwhile, you can take the screenshot of this screen. चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। A bag contain 3 red, 5 black balls. A ball is drawn at a random from the bag. What is the probability that the ball drawn is? तो बच्चों रेड बॉल कितनी है? रेड बॉल जो है वो 3 है। ब्लैक बॉल कितनी है? ब्लैक बॉल जो है ये है 5 है। टोटल बॉल कितनी हो गई? टोटल बॉल कितनी हो गई? 8। अब वो पूछ रहे हैं कि रेंडमली एक बॉल निकाली तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो बच्चों रेड बॉल 3 है, टोटल बॉल 8 है, तो 8 इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। अब भैया नॉट रेड, या फिर आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, है ना? नॉट रेड लिख लो, या प्रोबेबिलिटी अब जब रेड नहीं होगी तो ब्लैक होगी ना, सिंपल सा मतलब यही है, ठीक? तो उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/30। क्लियर है? जल्दी से बता दें। इतनी बात क्लियर सभी को? इतनी बात क्लियर सभी को? चलिए तो देखिए जरा अगला क्वेश्चन। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be? ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों रेड कितने हैं। रेड जो है वो 5 है। वाइट कितने हैं? वाइट 8 है। और ग्रीन कितने हैं? ग्रीन जो है वो 4 है। तो इस हिसाब से टोटल कितने हो गए? 5 और 8 13 और 4 17 हो गए, है ना? 8 5 13 और 4 17 हो गए। अब पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि रेंडमली एक मार्बल निकाल लिया गया,
तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो रेड कितने हैं बच्चों? 5, 5/17। दूसरा अगर हम बात कर लें कि उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो निकाली गई गेंद की वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वाइट कितनी है हमारे पास? 8। ये कितना हो जाएगा? 8/17। तीसरे पार्ट में हमसे क्या बोला गया कि नॉट ग्रीन, ग्रीन ना हो। अरे भैया ग्रीन नहीं होगी, या तो रेड होगी या वाइट होगी, या तो रेड होगी प्लस वाइट होगी। तो रेड और वाइट कितनी बॉल है? 8 और 5 13, 13/17। कोई शक? जल्दी से बता दें, कोई शक? तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, चलना मुझे आता है, तकदीर के हाथों से तकदीर बनानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी प्यार का नगमा। चलिए विद द पॉजिटिव नोट, है ना, हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन? A box contain 90 disc which are numbered from 1 to 90, है ना। तो 90 डिस्क हैं पर नंबर डले हुए हैं तरीके से, है ना। 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक? 90 तक। One disc is drawn at random from the box. Find the probability that it bears a 2-digit number, है ना। पहले ही क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक डिस्क यदि अगर निकाल ली तो उस डिस्क पर 2 डिजिट का नंबर हो। तो बच्चों, मन के सच्चों, 1 से लेकर 90 तक, यानी कि 1 से लेकर 9 तक ही सिंगल डिजिट नंबर है। फिर 10 से चालू हो जाती हैं, 10 से चालू हो जाते हैं 2 डिजिट नंबर। तो 90 में से 9 माइनस कर दो, बचेंगी टोटल 81 कंडीशन, यानी 1/90। ये है हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप चाहो तो इसको कट शॉर्ट भी कर सकते हो। 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। 1 से लेकर 90 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का नंबर मतलब है बच्चों जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है, यानी कि 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, है ना। 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स का स्क्वायर है वो कितना है? 81 तक। तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने हैं बच्चों? 9। 9 अपॉन टोटल नंबर्स कितने हैं? 90। आंसर कितना हो जाएगा? 1/10। फिर उन्होंने हमसे पूछा है तीसरे क्वेश्चन में, नंबर डिविजिबल बाय 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5। ऐसा नंबर बताओ जो 5 का डिविजिबल हो। तो वो नंबर कौन कौन से होंगे, यहाँ लिख लें क्या? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, है ना। तो देख लो जरा कितने नंबर्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 नंबर्स हैं, है ना। यार 85 भी तो होगा, 85 भी तो होगा, है ना। नंबर लाइन डिविजिबल बाय 5, तो वो तो 90 भी होगा, यानी कि 16 तो ये है और 17 18, टोटल नंबर्स जो होंगे वो 18 होंगे। 18/90। 9 2 ज़ा 18, 9 10 ज़ा 90। तो आप इसको 1/5 भी हैं।
क्लियर है ये बात? देखिए ज़रा जल्दी से, कुछ स्क्रीनशॉट लेना हो तो लीजिए, फिर बढ़ते हैं, नहीं तो हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया गया है? अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन, 51 रुपीस कॉइन्स, 22 रुपीस कॉइन्स एंड 10 5 rupees coins. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 पैसा coin or will not be a 5 रुपया coin? है ना, ये वाला क्वेश्चन जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे मेरे बचपन की याद आ जाती है। इसमें वो कह रहे हैं कि गुल्लक के अंदर पैसों के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, अपन ऐसे करके हिलाते हैं ना, तो उसके अंदर से सिक्के गिरते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उसके अंदर से सिक्के गिरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली लाइकली है, यानी कि कोई भी सिक्का गिर सकता है, ऐसा कोई पक्षपात उसमें नहीं होगा। जब आप उसको ऐसे हिलाओगे तो उसके अंदर से कोई भी सिक्का गिर सकता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हमसे, तो पहले सारी चीजें वो मेंशन कर लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? 100, है ना। 1 रुपए के कितने कॉइन्स हैं? 1 रुपए के 50, और 2 रुपए के, 2 रुपए के 20 कॉइन्स हैं, और 5 रुपए के कितने कॉइन्स हैं? 5 रुपए के 10 कॉइन्स। टोटल मिलाकर 180 कॉइन्स हैं उस गुल्लक के अंदर, ठीक है। अब उन्होंने पहला क्वेश्चन हमसे पूछा, यदि अगर हमने उसको ऐसा उल्टा करके घुमाया तो उसके अंदर से गिरने वाला सिक्का 50 पैसे का हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? भैया टोटल सिक्के तो हैं 180, जिसमें से 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 100। ये कैंसिल, यहाँ पर बचेगा बच्चों 10/18 या फिर 5/9 इसका आंसर है, ठीक है। इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। उसमें उन्होंने बोला है कि विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, है ना। पी विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, तो जब 5 का नहीं होगा तो या तो 50 पैसे का होगा, 1 रुपए का होगा, 2 रुपए का होगा। तो नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, है ना। तो सिक्का 5 रुपए का ना हो तो 5 रुपए वाले सिक्के हटा दो भैया, टोटल में से 5 रुपए वाले सिक्के कितने थे? 10 ही थे ना। 5 रुपए वाले सिक्के 10 ही थे, तो बाकी फेवरेबल कंडीशन कितनी हो गई? 170/180, यानी कि इससे ये कैंसिल, 17/18 इसका। चेक कर लें जरा जल्दी से, क्या ये बात क्लियर सभी को? क्या ये बात क्लियर है सभी को? जल्दी से बता दें तो मैं बढ़ जाऊं फिर अगले क्वेश्चन पर। क्या है अगला क्वेश्चन? A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones, है ना। एक 20 बल्ब के बंडल में 4 डिफेक्टिव हैं। One bulb is drawn at a random from the lot. What is the probability that the bulb is defective? है ना। वो ये कह रहे हैं कि यदि अगर रैंडमली एक बल्ब निकाल लिया गया तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पहले पार्ट में तो बल्ब के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 4, क्योंकि 4 खराब थे ना, आउट ऑफ कितने में से? 20 में से, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 5। ठीक ठीक। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इफ नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, है ना। यदि अगर निकाला गया बल्ब डिफेक्टिव नहीं होता और उसको वापस भी नहीं रखा गया, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बल्ब, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, है ना। तो अब निकाला गया बल्ब वापस नहीं रखा, तो टोटल बल्ब कितने बचे हैं बच्चों? 19, है ना। और वो ये कह रहे हैं कि जो निकाला गया बल्ब था वो डिफेक्टिव नहीं है ना। पहले वाले केस में जो निकाला गया बल्ब था वो डिफेक्टिव भी नहीं था और रिप्लेस भी नहीं किया गया। अब की बार जो बल्ब निकाला गया है उसके नॉट डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? नॉट डिफेक्टिव वाला बल्ब एक पहले ही निकला जा चुका है ना। और अब इसके अंदर जो अच्छे वाले बल्ब हैं वो कितने बचे हैं? तो अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, यानी कि उसमें से 16 अच्छे रहे होंगे, तो अब यहाँ पर 15 ही अच्छे बचे हैं ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव 15/90, ये इसका करेक्ट है। चेक कर लो बच्चों और जल्दी से बताएं मुझे। कुछ दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई कीजिएगा। मैं जल्दी ही आप लोगों की परेशानी को दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बढ़ें क्या अगले क्वेश्चन पर? चलिए,
A cartoon consists of 100 shirts, of which 88 are good and 8 have minor defects and 4 have major defects. है ना? एक कार्टून के अंदर कितनी शर्ट है? टोटल 100 शर्ट है, ठीक है, जिसमें से 88 गुड वन, 4 के अंदर 8 के अंदर माइनर सा डिफेक्ट है, 8 के अंदर माइनर डिफेक्ट है और 4 के अंदर मेजर डिफेक्ट है, ठीक है। One shirt is drawn at a random from the cartoon. What is the probability that it is acceptable to Jimmy? Okay. A cartoon consists of 100 shirts, of which 88 are good, 8 have minor defect and 4 have major defect. Jimmy, a trader, will only accept the shirt which are good. But Sujata, another trader, will only reject the shirt which have major defect. One shirt is drawn at a random from the cartoon. What is the probability that it is acceptable to Jimmy? जिम्मी जो है वो तो सही वाली शर्ट ही लेता था, थोड़ा सा भी डिफेक्ट जिम्मी को नहीं चलता था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेबल टू जिम्मी, एक्सेप्टेंस ऑफ जिम्मी, एक्सेप्टेंस ऑफ जिम्मी। जिम्मी केवल अच्छी शर्टें रखता था और अच्छी शर्टें कितनी थी? 88 अपॉन टोटल कितनी है हमारे पास? 88 और 8 96, टोटल 100 शर्ट है, आ जाएगा राइट, है ना, 88 अपॉन 100। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता, एक्सेप्टेबल टू सुजाता, एक्सेप्टेंस ऑफ सुजाता, ठीक है। अब सुजाता को थोड़ा बहुत डिफेक्ट चल जाता था, यानी कि 88 भी रख लेगी और उसमें से जो 8 है माइनर वाली वो भी रख लेगी, यानी कि फेवरेबल कंडीशन 96 अपॉन 100, ठीक है। केवल मेजर डिफेक्ट वाली वो नहीं रखेगी, तो 4 टी शर्टें हमने उसमें से हटा दी, तो 96 अपॉन 100 ये इसका आंसर है। क्लियर है बच्चों? जल्दी से बता दें, क्या इतनी बात क्लियर सभी को? क्या इतनी बात क्लियर सभी को? तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। चलिए, तो यही था हमारा आज का प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट, है ना। आई होप मैंने सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर आने वाले एग्जाम्पल्स, जो सारी बेसिक्स हैं उसके, वो सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट आप सभी लोगों को बता दी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को बता दिए। आई होप ये जो सेशन ये इंजॉयबल रहा होगा, और अगर सच में ऐसा है तो लाइक, शेयर, और आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और आपको नए वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।